Hey guys, today we are going to start with our chapter number 2, that is federalism. So guys, federalism होता क्या है? इसमें हम देखेंगे जो हमने अभी देखा पिछले चैप्टर में कि हमने बहुत सारी पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स देखी हॉरिजॉन्टल लेवल में, वर्टिकल लेवल में, अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स में देखा हमने। तो हमने वो सारी चीज़ें देखी। तो हमारा जो फेडरलिज्म है वो सेकेंड टाइप में है, वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसको हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं। तो यही बेसिकली फेडरलिज्म होता है। इसको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कैसे पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स जो है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे अलग हम देखेंगे कि कैसे लोकल गवर्नमेंट्स बन रही हैं। जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है हमारी इंडियन फेडरलिज्म की, वो कैसे बन रही है, विलेज पंचायत एंड ऑल दैट स्टफ। सो वील बी लुकिंग दैट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। अब हम अपने पिछले चैप्टर पे चलते हैं जिसमें हमने किसका केस पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका का। तो हमने देखा था उसमें गाइस कि बेल्जियम में जो सिस्टम है उसमें पावर शेयरिंग हमारी वर्टिकल फॉर्म में हो रही है। श्रीलंका में सेंट्रलाइज्ड है चीज़ें अभी भी, लेकिन बेल्जियम में डिसेंट्रलाइजेशन देखने को हमें मिल रहा था, राइट। सो अब इसमें होता क्या है कि की चेंजेस क्या करे गए थे बेल्जियम में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को कम कर दिया गया था और रीजनल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उनको बढ़ा दिया गया था। पहले भी बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट्स थी लेकिन उनकी पावर जो है कम थी, अब बढ़ा दी गई है। 1993 में क्या स्टेप लिया गया कि जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दी गई। मतलब अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है कि कितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट देगा उसके हिसाब से रीजनल गवर्नमेंट चलेगी, ऐसा नहीं है। अब उनके संविधान में रीजनल गवर्नमेंट्स की जो पावर्स हैं वो मेंशन करी गई हैं, तो उनसे वो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, ठीक है। सो बेल्जियम जो है पहले यूनिटरी फॉर्म अपनाता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो कितनी पावर जो है वो ट्रांसफ़र करे रीजनल लेवल्स पे, लेकिन अब वो पावर नहीं रही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए जो बेल्जियम का जो मॉडल था यूनिटरी से वो फेडरल फॉर्म में शिफ्ट हो गया था। अब श्रीलंका जो है उसमें सेम वही यूनिटरी मेथड ही चल रहा था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स थी, नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स थी। तमिल लीडर्स क्या चाहते थे कि श्रीलंका जो है वो फेडरल सिस्टम अपनाए। अब फेडरलिज्म का यहाँ पे देखो, ये जो है ये एक डेफिनेशन है फेडरलिज्म की कि ये वो सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ये वो गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें पावर्स जो हैं वो डिवाइड करी जाती हैं, सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सारी जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है रीजनल लेवल पे डिवाइड करी जाती है। तो यूजुअली जो फेडरेशन है उसमें 2 लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलेगा तुम्हें कि 2 ही लेवल्स होते हैं, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल, ठीक है। तो एक जो हमारा सेंट्रल लेवल होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ही होते हैं, उस पर ही वर्क करती है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमारा डे टू डे जितने भी काम होते हैं वो संभालती है। तो दोनों ही लेवल्स जो हैं वो पावर एंजॉय करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं, पावर्स के लिए निर्भर नहीं हैं, उन दोनों की अपनी अलग पावर्स हैं। अब गाइस फेडरल यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या फिर क्या होता है कि अगर 2 लेवल्स या 3 लेवल्स भी हैं गवर्नमेंट के तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स होती हैं। सबको आके आंसर देना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनको सारे वो आंसरेबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर दे सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, और उनको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने अलग फंक्शंस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग फंक्शंस हैं, और दोनों कोई भी एक दूसरे को ऑर्डर नहीं दे सकता है, दोनों के अपने अलग फंक्शंस रहते हैं। और वो सेपरेटली वो लोगों को आंसरेबल हैं, उनको जवाबदेही करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, किसको, पीपल को, लेकिन वो आपस में जवाबदेह नहीं है। ऑल राइट, तो हम अब कुछ की फीचर्स देखेंगे गाइस फेडरलिज्म के। फर्स्ट फीचर हमारा है कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, किसमें, फेडरलिज्म में। हम यूनिटरी सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। उससे अलग क्या है कि बहुत सारे जो अलग टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, टायर्स मतलब लेवल्स, जो अलग लेवल्स हैं, सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर म्यूनिसिपल, फिर पंचायत, तो वो सब क्या है कि वो सेम सिटीजन्स को करते हैं। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया को चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को चला रही है, उसमें स्टेट्स आती हैं,
तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अपने स्टेट को हैंडल करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को हैंडल कर रहा है। तो सब जो है सबके अपने फिक्स्ड दायरे हैं काम करने के। मतलब स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपनी स्टेट को लेके लॉज बना सकती है, लेजिस्लेशन मतलब लॉज बनाना, टैक्स लगा सकती है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ अपनी स्टेट में कर सकती है। दूसरी स्टेट में जाके तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट आके हरियाणा में कुछ काम नहीं कर सकती है, ठीक है। सो सब गवर्नमेंट्स के अपने सीमित दायरे हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? ज्यूरिसडिक्शन होता है हमारा जो लीगल जो अथॉरिटी है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लागू करी गई अथॉरिटी है। तो जो ज्यूरिसडिक्शन है लेवल, जो हमारे गवर्नमेंट है उसके अलग अलग लेवल्स की ज्यूरिसडिक्शन किस में मेंशन्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में, हमारे भारत के संविधान में मेंशन्ड है। संविधान क्या होता है? एक बुक होती है, ठीक है। एक सिंपल भाषा में वो एक बुक होती है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है कि इंडिया में कैसे कैसे चीज़ें होंगी, कि किसको कितनी पावर्स दी जाएंगी, कितने ऑर्गन्स होंगे, और कैसे पॉलिटिकल सिस्टम वर्क करेगा। वो सब चीज़ें जो है हमारे उस संविधान में, उस बुक में लिखी जाती हैं। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट है गाइस कि फंडामेंटल जो प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई है उसको कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। अगर चेंजेस करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो दोनों लेवल्स जो है, स्टेट और सेंट्रल लेवल जो भी है, उन दोनों को उस चीज़ को लेके राज़ी होना पड़ेगा, तभी वो चेंजेस पॉसिबल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अदरवाइज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट जो आता है हमारा वो ये है कि कोर्ट्स जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई है ना उसको एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है? कोर्ट्स बताते हैं कि देखो ये पावर्स दी हुई है और इसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका मतलब निकालने का काम, इंटरप्रेट करने का काम किसका है? कोर्ट्स का है, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है तो उसको कौन सुलझाता है? कोर्ट। तो कोर्ट क्या है? हमारा एम्पायर है जो सारी चीज़ों को ध्यान रखता है, सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंशियली वो अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा, वो सारी चीज़ें हमारे संविधान में मेंशन्ड है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की कहाँ से गवर्नमेंट पैसा अर्न कर सकती है, वो सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा कर सकती है। सेवन्थ हमारा पॉइंट जो आता है की फीचर वो ये है कि फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स, डुअल मतलब दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये है कि वो पूरी कंट्री में यूनिटी बना के रखे, प्रमोट करे यूनिटी को, एकता बना के रखे, और उससे अलग रीजनल डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखे, एरिया वाइज जो डाइवर्सिटी है वो भी, उस चीज़ का भी ध्यान रखे। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि पूरी कंट्री में भी यूनिटी बना के रखे और डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखे कि डाइवर्सिटी ख़त्म ना हो, ठीक है। सो जो ये दो एस्पेक्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं। सो गवर्नमेंट जो हैं अलग अलग लेवल्स पे, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल स्टेट लेवल पे, उनको कुछ रूल्स पे एग्री करना पड़ता है, एक साथ जो है सहमति जतानी पड़ती है पावर शेयरिंग के टाइम पे। तो उन दो गवर्नमेंट्स के बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद ही जो है बेसिकली वो एक साथ पावर्स शेयर कर सकते हैं। एक आइडियल फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें ट्रस्ट होता है आपस में दो गवर्नमेंट्स के बीच में, और वो प्रॉपरली एग्रीमेंट के साथ रहते हैं। तो जब ये प्रॉपर एग्रीमेंट होता है तो तभी जो है चीज़ें वर्कआउट करती हैं, अदरवाइज नहीं करती हैं। गाइज इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।